अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज अ हाउस ऑफिसर एट फरूक हॉस्पिटल। तो हमने जैसा कि अपनी एकेडमी का स्टार्ट किया था, फर्स्ट डे के लेक्चर्स में मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, बायो के भी। तो आज से मैं 9th क्लास केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ताकि जो है वो हर क्लास के हर सब्जेक्ट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके हम लेक्चर्स बनाएं, ताकि हर क्लास का बच्चा उसको सुन के समझ सके और फायदा हासिल कर सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 9th क्लास विच इज इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बोर्ड के अंदर केमिस्ट्री 9th क्लास के अंदर सबसे पहले अक्सर पहला क्वेश्चन ही होता है डिफाइन केमिस्ट्री, क्योंकि जब एक 8th क्लास से बच्चा मैट्रिक के अंदर आता है तो एकदम जब सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तो एक उसको नहीं आइडिया होता कि केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले एक पता तो होना चाहिए जिस सब्जेक्ट को उसने पढ़ना है उसकी क्या डेफिनेशन है, उसका क्या मतलब है, किस सब्जेक्ट के बारे में उसने डिटेल से पढ़ना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डिफाइन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री होता क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। अब इसके लिए मैटर का पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। ऐसी कोई भी चीज जिसकी कोई ना कोई स्पेस, कोई ना कोई मास या कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसको मैटर कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, टेबल, लाइट, एयर, वाटर, ये सब का सब मैटर है। मैटर के आगे से 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और अब मॉडर्न एरा के अंदर प्लाज्मा को भी 4th स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास मैं आइस क्यूब की बात करता हूं कि वो एक मैटर है। अब उस आइस क्यूब का कंपोजिशन क्या है? वाटर है तो H2O कंपोजिशन उसकी होगी। उसका स्ट्रक्चर क्या है? क्यूब की फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट है, उसके अंदर मॉलिक्यूल की इंटीग्रेशन किस तरह की है, एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे वो रिएक्ट करता है। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उसकी केमिकल कंपोजिशन आएगी, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उसका शेप, कलर, डेंसिटी, टेम्परेचर, सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द रिएक्शन, कि हाउ द आइस रिएक्ट्स। फॉर एग्जांपल हम आइस को अगर बाहर रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं तो आहिस्ता 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 वो लिक्विड स्टेट यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो क्या, कैसे उसने चेंजेस की, क्या उसके अंदर चेंजेस आई, कैसे रिएक्शन हुआ, कैसे मॉलिक्यूल का जो स्पेसिंग होती है उसमें कैसे डिफरेंस आया। तो अगर सिंपल देखा जाए तो आइस का जो क्यूब था वो वाटर से मिलकर बना, H2O फॉर्मूलाज को, तो जितने भी रिएक्शन है वाटर के हम सारे पढ़ेंगे केमिस्ट्री 9th क्लास के अंदर, सबका सब जो है हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। तो किसी भी मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन, किसी भी मैटर का, चाहे वो ऑक्सीजन गैस है वो भी मैटर है, आइस क्यूब एग्जांपल दी मैंने, अर्थ इटसेल्फ इसकी एग्जांपल ले लें आप, तो इस सब का सब मैटर आएगा, सबका सब केमिस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हुई केमिस्ट्री की। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के अंदर, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी, 2 ब्रांचेस पूछ लेता है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ब्रांचेस की डेफिनेशन के साथ साथ उसकी इंपॉर्टेंस या फिर एप्लीकेशन का पता होना चाहिए, वो भी बहुत पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल पहली ब्रांच हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री पहली ब्रांच है केमिस्ट्री की। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद चेंजेस इन देम। मैंने अभी एग्जांपल दी कि कैसे एक आइस क्यूब को जब हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो अपने पूरी की पूरी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हुआ कि एक मैटर था, उसकी कंपोजिशन थी, वो एक सॉलिड स्टेट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल थे। जब आपने उसको उसकी एक प्रॉपर्टी चेंज की, उसके एक फैक्टर चेंज किया विच इज अ टेम्परेचर, जब उसको टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो अपने पूरी की पूरी स्टेट चेंज कर ली उसने, किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। और उन फैक्टर्स की वजह से जो उनके अंदर चेंजेस आएंगी, जैसे कि उसकी स्टेट, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो ये सब का सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगा। इसके अंदर इसकी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है। एटम का स्ट्रक्चर, एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरह जो गैसेस है आपकी, उनका बिहेवियर, कैसे गैसेस रिएक्ट करती हैं,
हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनके अंदर कैसे चेंजेस आती हैं, तो इस सब का सब हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर आता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में रिपीट होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे मॉलिक्यूल कहते हैं कि जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन हो और यहां पर इनके डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल आपके पास CH4 है which is a methane gas। CH4 घरों में जो सुई गैस आ रही होती है उसके अंदर तकरीबन 85% मीथेन गैस होती है। CH4, this molecule is made up of carbon and hydrogen only, so we can say this is a hydrocarbon। तो हाइड्रोकार्बन से मुराद ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और डेरिवेटिव से क्या मुराद है कि जो इन हाइड्रोकार्बन से मिलके फर्दर कंपाउंड बनेंगे उनको हम उनके डेरिवेटिव्स कह देते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिनके अंदर आप हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं और इनके डेरिवेटिव्स, जैसा मैंने मीथेन की एग्जांपल दी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं या एप्लीकेशंस हैं वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कोल सबका सब कार्बन है, पेट्रोल, गैसोलीन, फ्यूल, डीजल, ये सब का सब किसके अंदर आता है? पेट्रोलियम के अंदर। CNG, सुई गैस, सबका सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आता है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स जो बनती है वो सबके सब हाइड्रोकार्बन और सबके सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डोमेन में आता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे, जितने भी कंपाउंड आते हैं वो सबके सब इनऑर्गेनिक है अदर देन हाइड्रोकार्बन्स। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी या इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ऑल द कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स। तो इसकी एग्जांपल के अंदर आपके पास सीमेंट, मेटलर्जी, सिरेमिक्स। अब ये एक वर्ड नहीं, पूरी इंडस्ट्रीज है इनके ऊपर जो काम कर रही है। तो किसकी डोमेन में आता है? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सीमेंट उसकी कंपोजिशन क्या है, कैसे वो बनता है, कैसे उसके रिएक्शंस होते हैं। मेटलर्जी के जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं, जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो आप, और सिरेमिक्स का जितना काम है सबका सब आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। तो नंबर 1 ब्रांच हमने पढ़ी फिजिकल केमिस्ट्री, एंड नंबर 2 इज दी ऑर्गेनिक, एंड नंबर 3 इज इनऑर्गेनिक। ये अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आते होते हैं और डिफरेंस भी इनका बोर्ड में बड़ा पूछा जाता है। उसके बाद अगली हम ब्रांच पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से पहले आपको पता होना चाहिए बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे रिएक्शंस जो आपकी लिविंग, आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। तो उनको कहते हैं बायोमोलिक्यूल। जिस तरह के, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? प्रोटीन। हम अंडा खाते हैं, उसका एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो कि फिर हम आपकी बॉडी में जाके अमीनो एसिड्स के अंदर मेटाबोलाइज होते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटीन, अगर मैं बॉडी की मिसाल दूं तो हमारे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, सबके सब प्रोटीन से मिलकर बने हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, जितना भी आपकी बॉडी के ऊपर ये फैट है आपके जो इंसुलेशन का काम करता है, ठीक है, सबका सब फैट जो आपको बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। एंड कार्बोहाइड्रेट विच आर द मेन फूड सोर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेन एनर्जी सोर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एंड वाटर, तो आप एक ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 60% वाटर मौजूद है। तो ये सब के सब बायोमोलिक्यूल है। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है? ये जो मैंने नाम लिखे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर एटसेट्रा, इन सब के सब का स्ट्रक्चर, इन सब के सब की कंपोजिशन एंड हाउ दे रिएक्ट्स, एंड और इन सब के सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो जो मॉलिक्यूल या जो रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है उसके बारे में जितनी भी स्टडी है उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत काम हो रहा है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद अगली आपके पास आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, 5वीं ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ऐसे कंपाउंड, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स which we use in on a commercial scale। ऐसे कंपाउंड जो कि कमर्शियल स्केल के ऊपर बन रहे हैं। कमर्शियल स्केल से मुराद है जिनकी मार्केट के अंदर बहुत डिमांड है, जो मार्केट के अंदर या जो आम रूटीन के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? फर्टिलाइजर्स।
हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जैसे ही फर्टिलाइजर कैसे बनेंगे, क्या तरीकाकार है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसी तरह सोप, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल जितने बन रहे हैं हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हर जगह इस्तेमाल होते हैं, तो वो किसके अंदर हम पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर, उसकी डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन। उसके बाद आपके पास आती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता होता है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एनवायरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस और भी थर्मोस्फेयर, ये सब के सब कंपोनेंट्स हैं एनवायरमेंट के। और ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इंपैक्ट है, जैसा कि आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सुना होगा कि जैसे जैसे दरख्त काट रहे हैं वैसे वैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होना शुरू हो रही है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये एसिड रेन के पोल्यूशन की वजह से एसिड जो एनवायरमेंट में जब बारिश होती है तो उसके साथ मिक्स होके NO2 और SO2 मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिसके बाद एसिड रेन होती है। हम पढ़ेंगे भी 10th क्लास के अंदर, एसिड रेन होती है, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, इन सब का सब पर ह्यूमन एक्टिविटीज का जो इंपैक्ट है, डिफोरेस्टेशन का जो इंपैक्ट है, इसी तरह स्मोक, इन सब चीजों का जो इंपैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आजकल में हम स्मोक ही ले सकते हैं। तो सबका सब हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो रेडिएशंस एमिट करते हैं। उन रेडिएशन का फायदा भी है, नुकसान भी है। these radiation can cause cancer and these radiations can also treat cancer। जिस तरह कि आयोडीन 131 है, वो हम गॉइटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह न्यूक्लियर प्रोसेसेस, हम यूरेनियम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे फिशन रिएक्शन होता है, कैसे फ्यूजन रिएक्शन होता है, कैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब का सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद अगली ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की ब्रांच है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है बोर्ड के अंदर कि कोई भी अगर आपको सैंपल दे दिया गया, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वाटर, मुझे ग्लास में पानी दिया गया, वाटर एक सैंपल है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं देखूंगा कि वो वाटर जो है वो किन कंपोनेंट से मिलकर बना है और मैं कैसे उन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकता हूं। तो क्या डेफिनेशन होगी, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। आपको सैंपल को एनालाइज करना है। क्यों एनालाइज करना है? ताकि हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकें और स्टडी कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर दो तरह से एनालिसिस होता है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। इसका डिफरेंस भी बहुत पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। तो फॉर एग्जांपल वाटर की मैंने एग्जांपल दी, H2O फार्मूला होता है। तो क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ हम उस सैंपल के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपके पास वाटर सैंपल दिया गया तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा कि हमें पता चलवाएंगे कि ये किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। तो वाटर किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करूं तो हम इसमें ये चीज स्टडी करेंगे कि वो जो कंपोनेंट्स जो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर स्टडी किए थे उनकी अमाउंट क्या है, कितनी अमाउंट के अंदर वो उस सैंपल के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह के वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मौजूद था, तो ये उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। ठीक है। इसी तरह अगर शुगर आपके पास ग्लूकोज, उसका फार्मूला है C6H12O6। तो अगर आपको शुगर दे दी गई है तो उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होगा, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और अगर आपको कहे एग्जामिनर के क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होगा इसका, तो आप उसको कहेंगे इट इज मेड अप ऑफ 6 एटम्स ऑफ कार्बन,
12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सब की सब ब्रांचेस थी जिसके बारे में आपको ब्रीफली बताया, इनकी डेफिनेशंस और इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो ये बोर्ड के लिहाज से बहुत, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और लाजमी एक ब्रांच या दो ब्रांचेस लॉन्ग में भी आ जाती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। तो अगर आपको पहला लेक्चर केमिस्ट्री 9 क्लास का अच्छा से समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।